In the last session, we have covered the first three chapters of NCERT Science of class 8th. Now we'll move to the next chapter. Hello everyone, I am Upasna and I welcome you to Inspira classes. So let's begin our session with the next chapter of NCERT Science of class 8th standard. तो पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए। हमने कवर कर लिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ा था, हमने टूल्स पढ़े थे, हमने बहुत सारे वीडिसाइड्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा, सॉइल प्रिपरेशन की मेथड को पढ़ा, इरिगेशन को पढ़ा। और अगर आपको ये सब नहीं पढ़ा, आपने ये सब नहीं कहीं सुना, तो लास्ट सेशन को जरूर चेक कीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, हमने पढ़ा हर तरह के माइक्रोब्स को, एल्गी को देखा, फंजाई को देखा, वायरस को देखा, प्रोटोजुअल डिजीज को देखा, उससे ही कनेक्टेड हमने और डिजीजेस भी पढ़े, कैरियर्स को देखा, डेंगू मच्छर कौन लेके आता है उस मच्छर के भी नाम को पढ़ा, और मलेरिया कौन कॉज करता है उसको भी देखा। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हर तरह के माइक्रोब्स को देखा और उससे कनेक्टेड डिजीजेस को भी देखा। ये भी देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, थ्रू द कैरियर्स अटैक करते हैं। थर्ड हमारा चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसमें हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, रेयॉन के बारे में पढ़ा, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, पॉलीएस्टर्स के बारे में, एक्राइलिक के बारे में देखा, पीईटी के बारे में देखा। राइट, तो हमने कवर कर लिए हैं 3 चैप्टर्स। आपने अगर नहीं कवर किए हैं तो इस सेशन के बाद एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे। हमने क्लास 6 को भी कवर कर लिया है, क्लास 7 को भी कवर कर लिया है। चैप्टर 4 है हमारा मटेरियल्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 5 इज कोल एंड पेट्रोलियम, 6th is combustion and flame, and 7th is conservation of plants and animals. तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुंच पाते। So let's move to our 4th chapter, that is metals and non-metals. Okay. So materials are, हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मोटा मोटा नॉलेज आप सबको होगा कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मैंने 2 वर्ड इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों ही वर्ड को आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि पीट पीट के अगर हमने शीट बना दिया है, और डक्टाइल मतलब अगर वाइड्स में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। लश्चरस होता है, खूब शाइन होती है ना, हार्ड सब्सटेंस होता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो सॉफ्ट मेटल्स के हैं, लेकिन हार्ड होता है जनरली। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। अब आपसे अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स के बारे में बता रहा है, कुछ नाम आपको दे दिया है जो एनसीईआरटी का अपना स्टाइल है, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि इसमें मेटल कौन है। ठीक है, ये जंप करता है एक टॉपिक पे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, क्या क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आपसे पूछे एक समराइज करना हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के कौन कौन से हैं, तो क्या क्या बोलोगे। लस्चरस होता है, हार्ड और स्ट्रांग होता है, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, सोनरस होगा। ठीक है, ये सब होता है। तो इसको जरा हम लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। एक चीज बताई क्या, जो मैंने आपको बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें हम किसी भी मेटल को बीट करके, उसको हथौड़ी से ठोक ठोक के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं malleability। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ध्यान रखेंगे। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? अब आपसे एक सवाल पूछ दिया है, क्या कोल को हम मेटल्स बोलेंगे, क्या पेंसिल लीड को हम मेटल्स बोलेंगे।
कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? ये आपको फिर एक एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल से समझा रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे पहचानना है। हम आते हैं यहाँ डक्टिलिटी पे, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into thin wires is called ductility. मेटल की malleability के अलावा मेटल्स में malleability के अलावा डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। अब डक्टिलिटी क्या है? डक्ट से बनता है डक्टिलिटी, ये डक्ट वर्ड आ गया। एसी कूलर के डक्ट्स होते हैं, मतलब पाइप्स, पतली पतली वायर्स। तो मेटल को पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं? पतले वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, दो प्रॉपर्टीज हमने किसकी पढ़ ली? मेटल्स की। अब आगे आते हैं कि मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड सो दे आर सेड टू बी सोनरस, है ना। अब मेटल को किसी भी सब्सटेंस से हिट करेंगे तो एक आवाज आएगी, आवाज आएगी, इसलिए वो क्या होगा? सोनरस। जो साउंड प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? सोनरस। तो एक और प्रॉपर्टी हमने जान लिया, क्या? सोनरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मतलब जो नॉन मेटल्स है वो सोनरस नहीं है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, जो हमने परफॉर्म नहीं किया है, हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाएंगे। सम मटेरियल्स आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. तो ये मेटल्स के हमें सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दिए गए। क्या क्या बताया आपको? बताया कि हार्ड होगा, लस्चरस होगा, सोनरस होगा, मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में नहीं मिलती, एक आधा एक्सेप्शन है जिसको हम आगे पढ़ लेंगे, राइट। द मटेरियल्स विच जनरली possess these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. Examples क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। आई बात समझ में? हमने मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, साथ ही में ये देखा कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती हैं। अगर हम आयरन या सल्फर को किसी हैमर से बीट करेंगे, किसी हथौड़े से मारेंगे, तो वो डस्ट बन जाएगा, ना कि शीट में कन्वर्ट होगा या किसी डक्ट में कन्वर्ट होगा, डस्ट, ऐसा चूरमा बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? नॉन मेटल की। मेटल के एग्जांपल्स हमने कौन कौन से पढ़े? एल्यूमिनियम पढ़ा, कॉपर पढ़ा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और नॉन मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि अब मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और जितनी प्रॉपर्टीज को हम मेटल्स में पढ़ेंगे ये मान के चलेंगे कि वो नॉन मेटल्स में नहीं ही हो रहे हैं, एक आधा एक्सेप्शन हो गए तो हो गए, ठीक है। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर विदाउट एक्सेप्शन नहीं होता है, बहुत लीस्ट चांस है कि कहीं एक्सेप्शन ना हो, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो गए। साइंस में एग्जाम्पल और एक्सेप्शन दोनों ही साथ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि किसी भी मेटल को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, ठीक है। कोई भी मेटल उठा लो, आयरन उठा लो, कॉपर उठा लो, एल्यूमिनियम उठा लो। हमने 6th स्टैंडर्ड में जब हम कवर कर रहे थे साइंस, तो वहां हमने वैलेंसी पढ़ ली थी। अगर आपको वैलेंसी पता है सबकी, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, तो आप इजिली उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल दे रहा है कि आयरन में जो जंग लग जाता है, रस्टिंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि आयरन का एक्सपोजर हवा से हो रहा है, हवा में है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट कर रहा है तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, एंड दैट इज रस्ट। चलो देखते हैं। अब रस्ट के बारे में आपसे पढ़ा रहा है तो कह रहा है कि 6th-7th स्टैंडर्ड में आपने मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने सब ये पढ़ रखा है। अगर आप अनफेमिलियर हैं अभी तक तो डू गो टू द चैनल
आप इंस्पिरा पे जाइए, आप देखिए वहाँ क्लास 7th को भी हमने 3-4 पार्ट्स में बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिए। तो आयन को ऑक्सीजन से अगर हमने रिएक्ट कराया कि Fe+O2 और थोड़ा सा वाटर, मॉइस्चर तो है ही हवा में, तो वो क्या बन जाएगा ये आप बताइए। आयन की वैलेंसी कितनी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अगर उसको ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कराएंगे तो Fe2O3 बनेगा डॉट XH2O, ठीक है, और XH2 ने Fe2O3 इज गुड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, MgO, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। आगे चलते हैं कि कॉपर के ऊपर भी जो ग्रीनिश डिपॉजिट होता है, आप देखेंगे जो भी कॉपर के बर्तन होते हैं, कॉपर वेसल्स, उस पे ग्रीन लेयर बन जाता है, वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। व्हेन अ कॉपर vessel is exposed to a moist air for long, it acquires a dull green coating। आपने घर में देखेंगे जो पूजा के बर्तन होते हैं, मंदिर में जो यूज होते हैं बर्तन, उस पे हमेशा ग्रीन कोटिंग आ जाती है। क्यों आती है? ये जो कॉपर है जब हवा के मॉइस्चर से रिएक्ट करता है H2O प्लस CO2 और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब कॉपर का एक्सपोजर एयर से होगा तो वो क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो जो ग्रीन लेयर है वो किस चीज का फॉर्मेशन है, उसका केमिकल फॉर्मेशन क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कि ग्रीन कोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम रिबन को आप याद करिए कि मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन को बर्न किया था, तो बर्निंग में क्या लग रहा है, ऑक्सीजन, कंबसन होता है, कंबशन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, अगर आपको याद हो तो। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सल्फर का रिएक्शन करा रहा है, इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। कि सल्फर को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो क्या मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में डालिए। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया, पानी में डुबो दिया, तो SO2 प्लस H2O, तो ये क्या दे देगा हमें, H2SO3, क्या देगा हमें ये, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। कि हमने जब सल्फर को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमें मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में डुबो दिया, वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना, क्या मिल गया हमें, सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये हमने लिटमस टेस्ट पढ़ा हुआ है, आपको अगर याद हो तो आपको बताया भी था कि लिटमस बनता किससे है, हमने 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि लिटमस किससे बनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब कुछ एसिड्स का नाम आप खुद से ले लो, HCl का रिएक्शन करा लो, H2SO4 का रिएक्शन करा लो, HCO3 का रिएक्शन करा लो, तो कार्बोनिक एसिड का, तो इन सब किसी भी 3-4 एसिड का नाम लेकर रिएक्शन करवा लो तो आप पाएंगे कि मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, ठीक। अब आते हैं वाटर में, ये आपको एक चार्ट दिया है, नेम ऑफ द एसिड और नॉन मेटल, आपको मन हो तो ये सॉल्व कर ले, ना मन हो तो ना करें। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, पहला जो था वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर, सब मिला हुआ है केमिस्ट्री में, इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ऑक्सीजन के अंदर, वाटर के अंदर, सब मिला हुआ है। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, हमें हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग अलग सेक्शन में डाल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, कि अगर आपने सोडियम को पानी में डाल दिया तो इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, है ना, Na+H2O क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वही Na+H2O क्या बनाएगा,
अगर वही आयन को हमने पानी में डाला तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, Fe+H2O। ठीक है, तो मेटल्स डू रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catches fire if it exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. अब ये जो नॉन मेटल है ये हवा के साथ तो गुंजाइश भी है इसकी रिएक्ट करने की, लेकिन ये वाटर में रिएक्ट नहीं करता है। तो जो फॉस्फोरस है वो रिएक्ट ना करे, एक्सप्लोड ना करे, तो उसके लिए उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? वाटर के अंदर। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जनरल साइंस वाले सेक्शन में, जिसमें आपसे रीजन पूछा जा सकता है दैट व्हाई फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। ओके, एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस। रिएक्शंस विद एसिड्स में आते हैं कि चलो एसिड से रिएक्ट कराते हैं, पीछे भी हमने देख लिया है कि अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो बना ही लिया था। कैसे बनाया था? सल्फर को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पानी में डुबो दिया तो हमें क्या मिल गया था? सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल जाता है। If there is a difference in which metals and non-metals react with acids, what could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? क्या आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा टेस्ट ट्यूब के सामने एक बर्निंग मैचस्टिक को लाके? ये सब स्कूल के एक्सपेरिमेंट्स हैं। You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, और उसी हाइड्रोजन गैस की जो साउंड होती है वो पॉप आती है। ठीक है, पॉप। So you must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid on heating, but it reacts with sulfuric acid. ठीक है, अब देखते हैं reaction with bases. What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी मेटल, वैसे ही मेटल्स हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्टली मेटल्स के साथ पढ़ी जाती। ठीक, नेक्स्ट हमें कहाँ चलना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट है तो जो आपने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और नहीं सुना है तो हम आगे इसको जरूर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, एक ऑर्डर है, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको, जिसमें हमने सर्टेन एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्लेस किया है। ठीक है, तो कौन कौन से ये मेटल्स हैं? जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये जनरली अपने को याद ही होती है, शुरू के भी याद हो जाते हैं तो अपना ये जिस जनरल कंपटीशन में अपना काम चल जाता है ना। बहुत अच्छे से किनको पढ़ना होता है? नीट वालों को, इनको उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी सीरीज से। अपना जो जनरल साइंस वाला सेक्शन होता है उसमें इनसे काम चल जाता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से। ओके, कुछ और जानेंगे कि जैसे हाइड्रोजन से नीचे जो अपना ये गोल्ड होता है, कॉपर होता है, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो स्टैंडर्ड मान लेते हैं वो हाइड्रोजन को मान लेते हैं। जितने हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। कुछ है जैसे सिल्वर, गोल्ड जैसी चीजें, AgAu, ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कॉपर सल्फेट का आपको एग्जाम्पल दिया है प्लस जिंक का। तो अब
जिंक क्या करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर आता है, ठीक। जैसे ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, तो इसके बाद आता है जिंक, फिर आएगा फेरस, फिर आएगा कॉपर। तो कॉपर से आगे है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर कॉपर सल्फेट में से जो ब्लू कलर का होता है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा जो कलरलेस होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस कर देना। जिंक being more reactive replaces copper from the copper sulfate solution and forms zinc sulfate, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने जब मेटल्स के कैरेक्टर को पढ़ लिया तो उसके साथ साथ एक रिएक्शन पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आई हैव कॉट अ सीवियर कोल्ड, जिस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो हमने ये पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एक चीज देखते हैं बिफोर कंक्लूडिंग। अभी तो हमने यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो वी शुड राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, पहला जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा वो क्या पढ़ा, मेटल्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ओके, तेरा लिख दिया मैंने, क्या कर देते, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक। पहला क्या था रिएक्शन हमारा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या दिया हमें, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर यही मेटल की जगह नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड लिख लो, मेटालिक ऑक्साइड लिख लो एक बार, ठीक है। यही अगर नॉन मेटल होगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर, H2O। इसमें हमने क्या देखा, क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। हमने साथ ही साथ पढ़ा कि नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से फास्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में। तो यहाँ मेटल का जो प्रॉपर्टी है ये क्या बना देगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। और फिर हमने क्या पढ़ा, मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड। तो यहाँ हमने क्या देखा, मेटल्स को अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई भी एक सॉल्ट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हो जाए। तो ये हमने किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आगे जब हम 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ हम बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ये सब आगे एडवांस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही,
एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें क्या है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, तो यहाँ लिखते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन हाई है ना, वो क्या करेगा, अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, पोटेशियम सोडियम को कर देगा, सोडियम मैग्नीशियम को कर देगा, जिंक कॉपर को कर देगा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होती। ओके, तो वी आर डन विद दिस। अब एक बार देख लेते हैं यूसेस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आओ, अब नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स का तो बहुत यूज है, किसमें किसमें, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स, हर जगह। नॉन मेटल्स को देखो, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। हमने ऑक्सीजन पढ़ा, हमने सल्फर पढ़ा, सब नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा है, फास्फोरस के बारे में हमने पढ़ा है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ये भी ठीक है। क्लोरीन, वी नो अबाउट क्लोरीन, क्लोरिनिफिकेशन भी तो करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड एज वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक बनाने के भी काम आ रहा है। और नॉन मेटल्स कहाँ यूज होता है, क्रैकर्स में भी यूज होता है। ठीक है, क्रोमियम मैंगनीज हम देखेंगे आगे, क्रैकर्स भी बनाएंगे, ग्रीन कलर, रेड कलर किस वजह से होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ये था हमारा। अब इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं ऐसे कि हमने पढ़ा एटम्स, कंडक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, मेटल्स, मेटालॉइड्स, नॉन मेटल्स और सोलिडस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। हाँ, एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी वो ये क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कंडक्टर्स की अगर हम एग्जांपल को देखेंगे, लाइक जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इज अ नॉन मेटल लेकिन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे व्हाट हैव यू लर्नड में जितनी पॉइंट्स हैं वो सारे हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए अगर आपको कुछ नया लगे। अगर आपको मेंशन करना हो तो एक और मेंशन कर लेंगे कि मरकरी क्या है, मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। ठीक है, डन। So this was the chapter called metals and non-metals. Hope you have understood the physical properties of metals and the and the chemical properties of metals. नॉन मेटल्स को भी हमने साथ साथ ही पढ़ लिया, हमने देखा कि कहाँ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, और इसमें हमें दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो बिफोर स्विचिंग टू इट मैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेती हूँ, हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। अब कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, एक तो फॉसल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ फॉसल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, उन फॉसल फ्यूल से बनने वाले प्रोडक्ट्स को पढ़ना है कि कोल का यूज़ कहाँ होता है, पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ होता है, उससे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की क्या ज़रूरत है, फॉसल फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो फॉसल फ्यूल्स होता क्या है,
अगर हम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस को पढ़ रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल होता क्या है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हम डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स धरती के अंदर दबे होते हैं, वही बाद में जाके क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल। उन्हीं के फॉसिल से जो फ्यूल बना दैट इज फॉसिल फ्यूल। ठीक। तो दो तरह के मटेरियल को हमें बताया जा रहा है, कौन कौन सा? पहला तो ये कि in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. पहला तो कौन सा? inexhaustible. exhaust मतलब खत्म हो जाना, ठीक है? Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples क्या है? Sunlight और air. क्या कह रहा है ये? कि ये जो inexhaustible, नाम से क्लियर है ना, जो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। हवा और पानी एग्जॉस्ट होने के, हवा और जो सनलाइट है, इन सब के एग्जॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये कभी इतना अमाउंट में है कि कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। एग्जॉस्टेबल कौन कौन सा है? जो जिसके वैनिश होने के चांसेस हैं, जिसके खत्म होने के चांसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल्स क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ गया? किस फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स में आ गया? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। कि अगर इसका प्लान्ड या सस्टेनेबल यूज हम नहीं करेंगे तो विल लूज दिस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट। अब हम आ जाते हैं कि ये बनते कैसे हैं, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम ही हमको पढ़ना है, तो हमें एक फॉसल फ्यूल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। In this chapter we'll learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. अब भाई ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? फॉसल फ्यूल के कैटेगरी में आते हैं। कि these were formed from the dead remains of living organism, fossils. These are known as fossil fuels. अब टाइप ऑफ फॉसल फ्यूल्स देखेंगे तो टाइप कौन कौन सा है? यही है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब कोल को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अब कोल क्या है। It is as hard as a stone and it is black in color. Coal is one of the fuels to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. So ये क्या कह रहा है आपसे कि पहले ये रेलवे इंजन में यूज होता था और इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, बनती है स्टिल, तो उसमें भी किया जाता है कोल। और वेरियस फ्यूल फॉर्म में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोल को यूज किया जाता था। इसलिए कोल की तस्करी भी बहुत होती थी, कोयले की चोरी भी बहुत होती थी। कितनी सारी बॉलीवुड में मूवीज बनी है कोयले की चोरी पे, है ना? नेम वन मूवी जिसमें कोयला चोर दिखाते हैं। स्टोरी ऑफ कोल। अब कोल के बारे में क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो मिट्टी के अंदर दब गए और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसके अंदर दबे रहे। ठीक है, उसमें कंप्रेशन हुआ और सॉइल डिपॉजिट होता चला गया। ठीक है, और हाई टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट्स कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? फॉसल में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वही फिर कार्बोनाइजेशन होता है उनका, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनाइजेशन। अब वो जो मिट्टी के अंदर डेड वेजिटेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है स्लो प्रोसेसिंग से कोल में। इस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं कोल के फॉर्म के बारे में। कोल इज व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अब कोल के कुछ फॉर्म्स हैं जैसे कोक, कोल टार और कोल गैस। एक एक करके देख लेते हैं क्या है। कोक क्या है? इट इज अ टफ, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. अब ये कोक क्या है? टफ, पोरस मतलब उसमें कुछ छेद है, एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर, इसको प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं। यूज कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में।
स्टेनलेस स्टील को बनाने में भी यूज होता है, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका यूज करते हैं। कोल टार क्या है? इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. अब 200 से ऊपर substances से बनता है, लेकिन कोल टार का यूज बहुत है। कितने सारे प्रोडक्ट्स कोल टार से बनते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के कुछ सब्सटेंस, एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री के भी चीजें बनती हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज बनते हैं, ड्रग्स बनते हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बनते हैं। ये सब किससे? इन सब को बनाने में कोल टार का यूज होता है। ओके, इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स जो आपके घर में होते हैं, वाइट वाइट शुगर बॉल्स की तरह दिखने वाले नेप्थलीन बॉल्स, जिसको सर्दियों के कपड़ों में और हम कहीं भी अपने स्टोरेज बॉक्स में डालते हैं, used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. अब देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि जो नेप्थलीन है, जो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए हम रखते हैं घर में, वो भी किसका बना होता है? कोल टार का। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, ब्लैक थिक लिक्विड कोल गैस क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब जब कोल को कोक बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस में जो गैस निकलती है उसको क्या बोलते हैं? कोल गैस। ठीक है, तो आपने फॉर्म ऑफ कोल्स को देखा, और उसको यूज किस में करते हैं? एज फ्यूल करते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड इन द नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ओके, चलो अब आते हैं पेट्रोलियम पे। ये पेट्रोलियम क्या है? कि हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम petroleum, from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, that is rock, and oleum is oil, as it is mined from between the rocks and the earth. The word petroleum is derived from the petra. ठीक है, पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल। रॉक्स जो अर्थ के अंदर है, उससे जो निकाला गया है ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम। की माइनिंग कहाँ होती है? रॉक्स, बिटवीन द रॉक्स। ये आपको एक तरह का फिगर भी दिया हुआ है समझाने के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए, कि ये देखो ये भी ऑयल का लेयर है, इम्परवियस, दिस इज इम्परवियस रॉक्स, ये रिजर्वायर रॉक, और इसके बीच में जो ये फंसा हुआ है, ये क्या है? ये जो गैस फंसी हुई है और ऑयल, इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? Petroleum was formed from the organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव जंतु रहते थे समुद्र में, वो जब उनकी when they died, वो कहाँ जाके सेटल हो गए? समुद्र के बॉटम पे। वो किससे कवर हो जाते हैं? क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंदर वो डेड ऑर्गेनिज्म क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सब हाई टेम्परेचर का खेल है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है, ओशन के एक्वेटिक एनिमल्स, वो क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, अब आपको फिगर दिखाई दिया, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ कैसे कैसे होता है। देखो, वेल्स ऐसे बनाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नहीं, एक्सट्रैक्ट करना ही तो सबसे महंगा प्रोसेस है। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोल गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। पानी से ऊपर गैस की लेयर बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे करते हैं? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, बहुत अनप्लीजेंट सी इसकी स्मेल होती है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax. The process of separating the various constituents fraction of petroleum is known as is refining, और इसको कैरी आउट कहाँ करते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। आपने रिफाइनरी के नाम सुने होंगे, बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं।
जो उससे वेरियस कंस्टिट्यूट्स या उसके फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग प्रोसेस, जो रिफाइनरीज में कैरी आउट होती हैं। अब पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं एक बार देखें इस चार्ट में, कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म एलपीजी हो गया। कहाँ यूज होता है आपको पता ही है, एलपीजी अभी तो जरूर पता होगा, हाँ इतना महंगा चल रहा है एलपीजी। पेट्रोल हो गया जो मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब में यूज होता है। कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स ये जो आपके ऑइंटमेंट्स और कैंडल्स और वैसलीन्स वगैरह को जो बनाने में यूज होता है, दैट इज पैराफिन वैक्स। बिटुमिन, पेंट्स, रोड सरफेसिंग, इन सब में बिटुमिन यूज होता है। तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन का बना हुआ है पेट्रोलियम। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। अब ये क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. आई बात समझ में कि नेचुरल गैस क्या है? इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। तो जो हाई प्रेशर के अंदर क्या बनाते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये जो ऑटो रिक्शाज आप देखते हैं या आप तो गाड़ियों में भी सीएनजी फिट करा देते हैं, तो सस्ता भी पड़ता है और क्लीनर फ्यूल भी है, पोल्यूशन कम करता है। तो अब ये हर जगह यूज होता है, आपको यही बताया जा रहा है। छोटे शहरों में भी अब ये सीएनजी फिटिंग्स चल रही हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। वडोदरा में एक पाइपलाइन एग्जिस्ट भी करती है, एक नेटवर्क भी है, कहीं कहीं दिल्ली में भी ये नेटवर्क है। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas in our country. कहाँ कहाँ है इसको मैप पे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो बस आपको ये बता रहा है कि नेचुरल गैस का रिसोर्स रिजर्वॉयर है हमारे पास, रिजर्व्स है हमारे पास, लेकिन ज्योग्राफी में हम मैप पे पॉइंट आउट करके पढ़ेंगे नाम के साथ। अभी तो स्टेट है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एटसेट्रा। Some natural resources are limited. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. On the other hand, the known reserves this will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. आई बात समझ में? Then use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. That is sustainable use of natural resources. This will result in a better environment. In India, Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol. जब ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन मॉडरेट स्पीड, एकदम हाई फ्लाई नहीं, हाई स्पीड में नहीं चलाना है। स्विच ऑफ करिए इंजन को, करेक्ट टायर प्रेशर रखिए और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। तो ये हमने क्या पढ़ा? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने कैटेगरी बनाई किसकी किसकी, एग्जॉस्टेबल की और इनएग्जॉस्टेबल की। तो अगर हमें इस चैप्टर को, कोल और पेट्रोलियम चैप्टर को समराइज करना पड़ा तो कैसे समराइज करें बताइए? इसको ऐसे समराइज करेंगे कि पहले तो हमने नेचुरल रिसोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? पहला तो लिखा हमने इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल क्या है? इनएग्जॉस्टेबल सनलाइट है, एयर है, हमने एग्जाम्पल देख लिया। जो बहुत हमारे पास जिसकी बढ़िया अनलिमिटेड है, जो सनलाइट, एयर। दूसरा हमने पढ़ा एग्जॉस्टेबल। इसमें क्या पढ़ा हमने? वेजिटेशन, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? नेचुरल गैस, मतलब फॉसिल फ्यूल ही हो गया एक तरह से नेचुरल गैस। ये सब क्या है? एग्जॉस्टेबल की। अगर हमने इसका सस्टेनेबल यूज नहीं किया, लिमिटेड यूज नहीं किया, होशियारी से इसको यूज नहीं किया, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो एक बार ये खत्म हो गए
तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही मिलेंगे हमें, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम और गैस को पढ़ा डिटेल में। और नेचुरल गैस को पढ़ा। कोल में हमने पढ़ लिया कोक को, कोल टार को पढ़ लिया और कोक गैस को पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने टाइप्स पढ़ लिए पेट्रोलियम के, हमने पैराफिन, वैक्स पढ़ा, हमने पेट्रोल को पढ़ा। नेचुरल गैस भी हमने पढ़ा, नेचुरल गैस में सीएनजी को भी देखा कि हाई प्रेशर के अंदर सीएनजी बनता है, यूज करना क्यों है यूज करना इसे आसान क्यों है, क्योंकि सस्ता भी बैठता है, क्लीन फ्यूल भी है और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना आसान भी, ठीक है। तो ये था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम का समरी, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। अब हम आ गए हैं कंबशन, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे बोला था कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, चलो देखते हैं कंबशन को। ओके, कंबशन फ्लेम्स में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो कंबशन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए कंबशन के लिए, कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है, यही सब देखेंगे हम कंबशन एंड फ्लेम में। सबसे पहले मैं पूछ रहा है कि व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस है in which substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, क्या है कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्या करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। अब जो सब्सटेंस कंबशन के अंदर जा रहा है उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड दैट इज अ फ्यूल। फ्यूल ही तो जलेगा, ठीक है। Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये हमने पीछे भी मैग्नीशियम रिबन को आग लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। अब आओ देखो, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। अब कंबशन के लिए जो एक एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, एयर। The candle burns freely in case when air can enter the chimney from below। In case भी, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि जहां आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, एयर घुसेगा तो वहां हीट, वहां फ्लेम जलेगा, जहां हवा नहीं होगी वहां फ्लेम नहीं जलेगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। एक पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, आओ पढ़ते हैं। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। न्यूनतम तापमान है ना, अगर टू बी एग्जैक्ट हम बोलें कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहां कोई भी सब्सटेंस इग्नाइट हो जाता है, फ्लेम पकड़ लेता है, आग लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब kerosene oil and wood do not catch fire on their own at a room temperature, but if kerosene oil is heated a little it will catch fire, but if wood is heated a little it will not catch fire। अगर केरोसिन को हम थोड़ा सा भी गर्म कर देंगे तो वो आग पकड़ लेगा, लेकिन क्या लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो आग पकड़ेगा नहीं, मतलब हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर। आगे चलते हैं, अभी कुछ एक्टिविटी है जो हमारे काम का नहीं है। हम पढ़ते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर
with a flame are called inflammable substance. जो सब्सटेंस बहुत कम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल, है ना? आप कहीं कई जगह ये वर्ड को आप सुनेंगे, इनफ्लेमेबल, है ना? डोंट यूज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस इन द फ्लाइट्स, जो इजिली कैच फायर कैच कर ले। एग्जाम्पल क्या होता है? एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल्स में। इसको बहुत कम टेम्परेचर में आग पकड़ लेगा, इसको बहुत गर्म करने की जरूरत नहीं। अब फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? फायर ब्रिगेड को बुला के कंट्रोल करते हैं। और कैसे करते हैं? यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। क्या क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए। एयर में होता है ऑक्सीजन, और हीट क्यों चाहिए? टेम्परेचर को रेज करने के लिए, ठीक है? फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air to bring down the temperature of the fuel. अब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उसका काम क्या है? जो एयर सप्लाई मिल रहा है कांस्टेंट, जहां आग लगी हुई है, उसको कट आउट करना। तो उस कट आउट करने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं? ये जो सिलेंडर्स आप देखते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या होता है? फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। अगर कहीं आग लग गई है तो ये जो सिलेंडर्स सेफ्टी के लिए रखे जाते हैं, कहीं कहीं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं लाइब्रेरी जैसे जगहों में, तो उसमें क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो वो क्या करेगा? आग को बुझा देगा। आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electric equipment. तो ये CO2 का आपको एडवांटेज बता दे रहा है। ओके, दूसरी चीज क्या है? कि अनदर वे टू गेट CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, बेकिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3, पीछे क्लास में हमने पढ़ा है। तो और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला अब आप बताइए। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कह रहा है? कि जहां अगर छोटी मोटी आग है और आपको आग बुझाना है तो आप क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करेंगे। ये गैसेस क्या, ये जो पाउडर्स हैं क्या करेंगे? CO2 रिलीज करेगा, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ कंबशन पे आते हैं। दो तरह का कंबशन होता है, एक तो रैपिड कंबशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब रैपिड कंबशन क्या होता है? कि when we find the gas burns rapidly and produces heat and light, such combustion is known as rapid combustion. They are substances like phosphorus which burn in air at a room temperature. phosphorus के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है कि उसको स्टोर करके रखते हैं पानी में, नहीं तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, टेम्परेचर कम है। तो जो रैपिड, बहुत जल्दी जिसने आग पकड़ ली, उसको क्या बोलेंगे? रैपिड कंबशन। दिस टाइप ऑफ कंबशन or the type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. अब ऐसे materials जो suddenly fire पकड़ लेते हैं, है ना, बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ सर्टन apparent cause, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स सीन। कि उनके आग पकड़ने के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन की जरूरत नहीं है, एकदम अचानक से आग पकड़ लिया, तो क्या है? स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लोजन क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, दैट इज explosion. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light और sound. और इन तीनों की वजह से क्या हो जाता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। फ्लेम की अगर हम बात करते हैं तो हमने 7th में भी पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन जला के कि अगर उसको ऑक्सीजन दिया तो वो फ्लेम जलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑफ आर नो यूज। गोल्ड स्मिथ क्या करता है? ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेटालिक गोल्ड एंड सिल्वर। आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ फ्यूल। फ्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो केरोसिन, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन है, ये सब सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। ए गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है? इट इज चीप, इट बर्न्स इजिली इन एयर
At a moderate rate, it produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. अब ये जो चारकोल पेट्रोल है ये सब क्या करता है, ये सब फ्यूल है, लेकिन फ्यूल को भी बांटा गया है कैटेगरी में गुड फ्यूल बैड फ्यूल। तो गुड फ्यूल का काम क्या है कि एक तो मॉडरेट रेट पे इजिली आग पकड़ लेता है, इट बर्न्स इजिली इन एयर, और दूसरा क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी देता है, और तीसरा क्या है कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता। दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एन आइडियल फ्यूल। तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है, इसलिए किसी को भी आइडियल फ्यूल नहीं मानते। ओके चलो अब आते हैं फ्यूल एफिशिएंसी पे। एक टर्म सीखने के लायक है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, किसी भी एक फ्यूल, 1 किलो फ्यूल को हमने जलाया है और उससे जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या बोलेंगे कि वो हीट उस सब्सटेंस की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलो सब्सटेंस जलाने पे 1 kg, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल। अब कैलोरीफिक वैल्यू किस में नापते हैं हम, किलो जूल पर केजी। अभी हमने कहा कि 1 किलो सब्सटेंस को जलाने पे जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम नापते हैं किलो जूल पर केजी। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी कम है एलपीजी की, सीएनजी का उससे थोड़ा कम है, फिर मीथेन का है, फिर बायोगैस है, नहीं बायोगैस से ज्यादा डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब का है। वुड, कोल, ये सब जो हम चलाते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज बहुत कम है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, सही बात है। अगर इनकम्प्लीटली आप जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum release unburnt carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases called asthma. आजमा भी हो जाता है भाई अगर ये जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, आप लो कैलोरीफिक वैल्यू के सब्सटेंसेस को आप जला रहे हैं, काउ डंग या वुड के जलाने से, जिसकी वजह से हर घर को एलपीजी दिया गया है, तो इससे आजमा के भी चांसेस होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है जो बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, combustion of most fuels releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide causes global warming. अब इतना जो हम combustion कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज प्रोडक्शन से क्या बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स which leads to a rise in the sea level causing floods in the coastal areas. Low lying coastal areas may even have permanently submerged into water. ग्लोबल वाटर को हम आगे, ग्लोबल वार्मिंग को आगे हम ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल द राइज इन द टेम्परेचर, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस वजह से जो लो कोस्टल एरियाज हैं वो पानी में डूबते जा रहे हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं। और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीडिंग टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स में एक एसिड रेन भी आता है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोreover पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स, किसका, नाइट्रोजन का। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन dissolve in rain water and form acids. Such rain is called acid rain. अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएससी का, यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कितनी बार ये पूछा है कि एसिड रेन किससे कॉज होता है, किन एसिड से। स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है, एसिड रेन होता है। ये 8th क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel.
तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एसिड रेन के बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो वी आर डन विद द चैप्टर 6। ठीक है, तो जैसे कि हम 3 चैप्टर को एक सेशन में कवर करते हैं, तो अगला जो हमारा सेशन है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मच मोर रिलेटेड टू व्हाट, बायोलॉजी सेक्शन। तो अगर आप कहें तो इसको कवर ही कर लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेट्स कवर इट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को देख लेते हैं। क्या है कंजर्वेशन का मतलब? संरक्षण, सुरक्षा करना, किसका? प्लांट और एनिमल का। तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, जो कि हमारे जनरल जनरल कंपटीशन के इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल पार्क्स के नाम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम, और उसको भी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या जानना जरूरी है कि कंजर्वेशन के लिए हम इन सब जगहों का यूज करते हैं। क्या क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब यूज होता है किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब बहुत सारे नाम है, वो नाम हम स्टेट वाइज आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल डिफोरेस्टेशन को इन्हें डिफाइन किया है कि डिफोरेस्टेशन क्या है और उसके कॉजेज क्या है। तो क्या है डिफोरेस्टेशन? पेड़ पौधों का कम कर देना, दैट इज डिफोरेस्टेशन। Clearing of forest and using that land for other purposes, deforestation. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. किस किस चीज के लिए? एक तो पेड़ काट देते हैं किसके लिए? खेती करने के लिए, कि उनको लगता है पेड़ से जो प्रोड्यूस मिल रहा है उसमें कम पैसा है, अनाज उगाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, ये जो अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट, सोसाइटीज पे सोसाइटीज तैयार हो रही हैं दिल्ली एनसीआर में और हर जगह, पेड़ काट के ही तो कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं। तीसरी बात है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फूल। अब फर्नीचर बनाओ, सबको हाई क्वालिटी फर्नीचर, प्योर वुड के फर्नीचर घर में चाहिए, शोभा के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, तो उसके लिए भी डिफोरेस्टेशन तेजी से बढ़ रहा है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन में अगर हम आए तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा, उसका लेवल तो नीचे जा ही रहा है। ठीक है, remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. पेड़ कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगा, क्योंकि जब पेड़ होते हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कंज्यूम करता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। आप पेड़ ही काट देंगे तो जाहिर सी बात है जो जो यूजेस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जहां जहां, वो कम हो जाएंगे। तो ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। दे वर टोल्ड बाय, अब ये छोड़ो ये किसने क्या कहा। डिफोरेस्टेशन क्या करता है? इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। और अगर कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यू होता है तो रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी डिक्रीज करेगी। देखिए कितना अच्छा आपका एग्जाम्पल, किसी भी क्वेश्चन का आंसर तैयार हो रहा है। यहाँ स्टेट पीसीएस के मेंस में अगर 1-2 नंबर में ये सब सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, तो आपके पास बना बनाया आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, moreover there will be increased chances of natural calamities like floods and droughts. डिफोरेस्टेशन का जो मेजर सीक्वेंस क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन फ्लड्स और ड्रॉट्स भी डिफोरेस्टेशन का ही एक पार्ट। ठीक है, ड्रॉट्स क्या होता है? कि fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount of production in atmosphere. अगर प्लांट्स आप कम कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम कर हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है रेडिएशंस को, जो सन की रेडिएशन हमारे पे आती है तो हम कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रेडिएट करते हैं। तो जो रेडिएट कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से बढ़ने लगेगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल और दिस कैन कॉज ड्रॉट। तो कैसे कैसे कनेक्ट किया आपने देखा है ना?
कि रेनफॉल को भी डिस्टर्ब कर रहा है क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जब रेनफॉल डिस्टर्ब हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेनफॉल की कमी से क्या आता है, ड्रॉट। अब देखो एक डेजर्टिफिकेशन भी है कि अगर आपने सारे पेड़ पौधे काट दिए तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पूरी दुनिया ही मरुस्थल बन जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. हमने soil profiling पढ़ी थी 7th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद हो। तो अगर ऊपर से आपने टॉप सॉइल हटा दिया तो क्या रह गया, रॉक लेयर। रॉक लेयर में क्या होगा कि रॉक लेयर में क्या पेड़ पौधे लगेंगे, फर्टिलिटी लूज कर जाएगी सॉइल, तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, बंजर भूमि बन जाएगी, बंजर। Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. Deforestation और क्या करता है, ये जो रूट्स होते हैं बड़े बड़े वो क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रखते हैं, वाटर लेवल को। जब आप पेड़ ही काट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी की जो पानी परकुलेशन की जो क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। The movement of water from the soil surface into the ground, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। क्या कर रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है सॉइल सरफेस से जो ग्राउंड की तरफ जाने का, इन्फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम हो जाएगा, इसलिए फ्लड बढ़ जाएगा। जो पानी तो टॉप सॉइल से होते हुए ग्राउंड में जा रही है, अंदर को जो पानी जा रहा है, वो पानी का जब इन्फिल्ट्रेशन रेट ही कम हो जाएगा तो पानी वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगी। वाटर लॉगिंग शुरू होने से क्या होगा, फिर फ्लड होगा। तो हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट भी होता है, फ्लड भी होता है, और सबके रीजन हमने क्यों होता है उसको भी पढ़ लिया। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब पहेली और बूझो अपने प्रोफेसर के पास गए हैं समझने के लिए कि भाई अब समझाओ कि पेड़ पौधों को कैसे बचाना है। तो ये तो बात हो गई डिफॉरेस्टेशन की। तो अब लोग तो मान नहीं रहे हैं, अल्तन मजबूर मजबूर हैं, पेड़ लगाएंगे नहीं, काटेंगे जरूर, है ना। लड़की की शादी हो, चाहे घर में फ्लेक्स करना हो बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, पेड़ तो कटेंगे। तो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना and their habitats. Protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here. आई बात समझ में। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जो बहुत कि लोग अपनी आदत से मजबूर हो जाए, मजबूर होके पूरा प्लानट का पेड़ ना काट दें, इसलिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं जहां आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं, पोचिंग नहीं कर सकते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। तो वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कौन कौन से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं भाई, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, वो हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दूसरे क्या है, नेशनल पार्क्स। ये एरिया वो हैं जो रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे हम। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होते हैं, ट्राइबल्स भी रहते हैं, तो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी प्रिजर्व किया जाता है उसी एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, अब ये जितने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, इन सब के लिए अपनी एक कमेटी होती है। टाइगर रिजर्व की भी अपनी कमेटी होती है जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब जो बाउंड्रीज वगैरह ड्रॉ करते हैं, ये सब कंप्लीटली गवर्नमेंटल काम है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, देखते हैं क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ, नाम से ही क्लियर है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक एरिया बनाया है जिसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it.
The Pachmarhi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori Pachmari. अब जब हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे, ज्योग्राफी को जब हम एडवांस सेक्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि किस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया है, कौन सा नेशनल पार्क गया है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या बता रहा है कि जो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें एक नेशनल पार्क है सतपुरा और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बोरी और पचमरही। तो आपके समझने के लिए काफी होगा कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से और नेशनल पार्क से बहुत बड़ी जगह होती है बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपने इसके इफ यू नॉट अ बिगिनर आपने कुछ पढ़ा है तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा किसको बोलेंगे? एनिमल्स को फ्लोरा सॉरी प्लांट्स को फ्लोरा बोलेंगे और एनिमल्स को क्या बोलेंगे? फौना। कॉल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, ये सब क्या है? फ्लोरा। और बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब क्या है? फौना। फ्लोरा एंड फौना दो टर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? ये वो स्पीसीज है जो plants and animals which are found exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. अब क्या है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो पर्टिकुलर एक एरिया में मिलते हैं, है ना, वो उनके एंडेमिक स्पीसीज है कि हम इसी वातावरण को, इसी टेम्परेचर, इसी एटमॉस्फेयर, इसी इन्वायरमेंट में हो सकते हैं और हम यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अब जैसे सॉल और वाइल्ड मैंगोज अगर आप देखेंगे, कुछ पहाड़ों के ऐसे पेड़ होते हैं जो सिर्फ वही होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल और वाइल्ड मैंगो जो है वो एंडेमिक फ्लोरा है किसका? पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का। सिमिलरली बाइजन और इंडियन जाइंट स्कुरल, जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड का जब मैंने साइंस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी बात? कि अभी 6 से लेकर 10 तक साइंस पढ़ते हुए या ज्योग्राफी पढ़ते हुए आप देखेंगे कुछ जानवर के नाम कॉमन, ऐसे कॉमन होंगे जो बार बार आपके सामने आएंगे, है ना, किसी न किसी चैप्टर में वो आ जाएंगे। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, एंड्स को पूछते हैं, अर्थ वॉर्म्स के बारे में पूछा, कॉकरोचेस के बारे में पूछा, ये 6 स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एलिफेंट्स बहुत इंटरेस्ट रहता है सीएससी का। इंडियन जाइंट स्क्विरल के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, स्क्विरल में भी बहुत उनका इंटरेस्ट है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे स्क्विरल्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं। वो स्क्विरल्स के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं इधर उधर घुमा के। तो ये जो जानवर आप यहाँ पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च करेंगे। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज समझ में आ गया। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दीज आर लाइक रिजर्व फॉरेस्ट्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। और दूसरा कि पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी लीनियंसी है कि जो लोग वहां रहते हैं उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वहां अलाउड है। ठीक है, इट इज अ पिटी दैट, अब आपको पहले ये पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हर्डेड डक, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhino are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers. ठीक है, it is pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. अब इन सिविक सेंस की बातें हैं। अभी रील्स आप देख रहे होंगे, जीरो सिविक सेंस, दिस इज जीरो सिविक सेंस कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है, आपको थोड़ी बहुत लीनियंसी दे दी है ग्रेजिंग व्रेजिंग करवाने की, आप उल्टा उस पर अटैक करके उसको ही खत्म करने पे लगे, ओवर यूज एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं इन रिसोर्सेज को। नेशनल पार्क क्या है? अगर नेशनल पार्क की बात करें तो रिजर्व्स आर लार्ज and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape, historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national parks in India. अब तो 100 से भी बहुत ज़्यादा है national parks. ठीक है,
तो एक प्रोजेक्ट टाइगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लॉन्च किया गया था टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसका फायदा भी बहुत हुआ इंडिया में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इन सबको हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सबको। अब आते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, है ना। एनिमल्स हुज नंबर्स are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। अब कुछ तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे जो रेड डेटा बुक होता है वो अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है, जैसे एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गए, जो है ही नहीं अब। इंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। कुछ होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, वो नंबर से डिसाइड होता है। फिर हो जाते हैं वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है, लीस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये सब टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब आते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है। कि it is made up of all the plants and animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil and river। हमने इकोसिस्टम को पढ़ना है इन्वायरमेंट पे, वैसे इकोसिस्टम है क्या, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का एक मिलन है, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एयर, वाटर, सॉइल चाहिए जीने के लिए, इन सबको मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम, ठीक है। वी आर गोइंग टू रीड दिस थिंग इन वेरी डिटेल। अब एक रेड डेटा बुक जैसी चीज है जो IUCN बनाती है, किसके लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का, कि कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया, कौन सा इंडेंजर्ड हो गया, ये सब मेंशन रहता है। अब बात करिए आप माइग्रेशन की, कि कई बार क्या होता है कि अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए, वेदर के इफेक्ट से बचाने के लिए, चाहे एक्सटिंक्शन से बचने के लिए, मोड ऑफ जो रेस्क्यू होता है वो माइग्रेशन होता है। जैसे आपने साइबेरियन का नाम सुना होगा, कि वो कैसे उड़ के चली आती हैं वहाँ भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना, migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change। तो ये एक तरह का क्या है, रेस्क्यू, है ना, माइग्रेशन। ऐसी और चीजों को भी हम पढ़ेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो आपके सिविक सेंस की बात है कि जो पेपर है उसको, जो मैन्युफैक्चर होता है उसको रिसाइकिल भी करिए। पूछ रहा है कि कोई सोल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन का, तो डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन। अगर कोई पुराना, बहुत पुराना पेड़ आपने काटा भी है तो साथ में 15-20 पेड़ और लगाइए। कोशिश करिए रिसाइकिल करने की चीज़ों को, कम से कम वुडन चीज़ों को यूज़ करने की। और अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई है, पीस ऑफ फर्नीचर पुराना हो गया है, तो उसको रिन्यू कीजिए, उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ना कि उसको फेंक के नया पेड़ कटवा के और घर में नया सोफा लकड़ी का बनवा ले, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिसको हम यूज़ करके फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने कवर किया, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी देखा, बायोस्फीयर रिजर्व देखा, डिफॉरेस्टेशन देखा, डेजर्टिफिकेशन देखा, इकोसिस्टम, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट फौना देखा, फ्लोरा, माइग्रेटरी बर्ड्स, नेशनल पार्क्स, डेटा बुक, रिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतनी चीजें हमने इसमें देख ली हैं। तो वी आर डन विद द चैप्टर 7। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो कौन सा है, 8th। अब सेल चैप्टर को हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन में हम सेल पढ़ेंगे। सेल के बाद हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, तो इन सबको हम साथ में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। आपको कहीं डाउट रह गया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मोर एग्जाम्पल्स, डिटेल में और मैं समझाऊं। हालांकि मैंने आपको कह दिया है कि हम हर क्लास को ही कवर करेंगे, 9th को भी करेंगे, 10th को भी कवर करेंगे, तो हर चीज़ रिपीट होगी अपने मॉडिफाइड फॉर्म में, वैल्यू एडिशन के साथ। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी लगता है डाउट तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।